हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा आप लोग बीच में बात किया जा रहा था कि जो भी कोचिंग में आपके ऑफलाइन कोचिंग में चलाई जाएगी वह आपको शाम तक अपलोड किया जाएगा, वो अपलोड से जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अच्छे से यही निवेदन है कि आप सभी दोस्तों के साथ, अपने साथ, मित्रों के साथ एक वीडियो जो है शेयर करें और उसको अपने दोस्तों के साथ समझें और उसको देखें। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जाकर आप लोग यूट्यूब पर PS ज्ञान कोचिंग सेंटर पे जाकर के सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि आपको अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई आपको कमियाँ इसमें दिख जाती हैं उसे मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें और बताएं कि सर ये आप जो वीडियो डाले हैं इसमें क्लियरिटी कम आ रहा है या आवाज़ की प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की समस्या आपको होती है तो वह मुझे ज़रूर बताएं। इस बात से निवेदन करते हुए मैं अपने टॉपिक से बात करूंगा, जो ज़्यादा बातें ना लेते हुए हम अपने टॉपिक से बात करते हैं। आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हुआ हूं, जो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है एग्जाम को लेकर के और आपके फ्यूचर को लेकर के। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो फिजिक्स है यह एक कंबाइंड सिलेबस चैप्टर होता है जो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन रखते हैं। इसको मैं देखते हुए आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में अगर बात किया जाए तो 100% इसमें से क्वेश्चन पूछ जाता है और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इस बात को देखते हुए क्लास 10th और 12th की कुछ कंबाइंड चीज़ें होती हैं जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती हैं और 12th में पढ़ाई जाती हैं, उस दोनों का सिलेबस मैं आज डिटेल कर दूंगा और जो आपको किसी प्रकार समस्या भी नहीं होगी। तो जैसा आप लोग जानते हैं दर्पण के द्वारा F और R में संबंध होता है। जैसा आप जानते हैं दर्पण के द्वारा F और R में संबंध होता है, उसको मैं आज आपको डेरिवेशन कराऊंगा और उसको आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो जो F और R में संबंध होती है वह आप लोग जानते भी होंगे, जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब स्मॉल f जो होती है वह वक्र त्रिज्या स्मॉल r की आधी होती है। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f होती है वह वक्र त्रिज्या स्मॉल r की आधी होती है और स्मॉल r जो होता है वक्र त्रिज्या बोलते हैं इसे हम, जो स्मॉल r है इसे वक्र त्रिज्या कहते हैं और जो स्मॉल f है इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें जो संबंध होगा स्मॉल r का, तो जब बेटा f बराबर r/2 होगा तो r का रेशियो निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ लगा 2f हो जाएगा, r बराबर 2f के होता है। तो आप ऐसा जानते हैं कि किसी गोली दर्पण का द्वारा जब किसी छोटे गोली दर्पण से होता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की आधी हो जाती है। तो इस चीज को मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा किसी दर्पण के द्वारा। दर्पण का नाम बेटा हमारा होगा अवतल दर्पण। इसे गोली दर्पण दो भाग होते हैं, तो पहला हमारा था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या चीज करना है, F और R में संबंध बनाना है। तो पहले मैं आपको एक गोली दर्पण बना रहा हूं जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक गोली दर्पण हुआ जो किसी खोखले का गोले में कटा का भाग होता है, जिसकी अंतरंग पृष्ठ जो होती है अंदर की जो पेंटिंग होता है बाहर तरफ होता है, और इसमें एक लिया मैंने मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव P होता है। अब P के अक्षांश के अंदर मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ पर टकराएगी, तो टकराने के बाद वह जाना चाहेगी सीधा ना जा करके उसका परावर्तन हो जाता है। वह परावर्तन फोकस से होता है, वह परावर्तन फोकस से होता है। और इसी अक्षांश देखते हुए एक बड़ा होता वक्रता केंद्र की होती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों का न कोई परावर्तन होता है और न कोई अपवर्तन होता है। जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है और इसका बिंदु दिया जाता है A, यहाँ देते हैं हम B, यहाँ देते हैं C, F और P। अब बात करेंगे यहाँ से थोड़ा डिटेल की, बेटा हमारा तो दर्पण का द्वारा M1 और M2। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सब बच्चे अच्छे समझ गए होंगे और सबकी बात जो है सबको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम यहाँ से बात करते हैं, चित्र से अस्पष्ट है, चित्र से अस्पष्ट है, चित्र से
अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? आप अगर ध्यान से देखें तो एक किरण का नाम होता है आपतित किरण और इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। तो जब किरण यहाँ से गई किसका नाम हुआ आपतित, और जहाँ से लौट कर आई उसे नाम है परावर्तित। तो हम जानते हैं, तो बात करेंगे कोण की। किसी बात करेंगे? कोण। इस कोण की बात करेंगे तो कोण होगा ए बी सी। जो कोण ए बी सी है इसका नाम होगा आपतन कोण। क्या नाम इसका होगा? आपतन कोण, जिसे हम आई दर्शाते हैं। और जब इस कोण का नाम आपतन कोण होगा तो जो सी बी एफ होगा, जो सी बी एफ होगा उसका नाम होगा परावर्तन कोण। सी बी एफ क्या होगा? परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण। तो जो ए बी सी है आपतन कोण है, ए बी सी जो है आपतन माने आने वाला कोण है, और जो सी बी एफ है, सी बी एफ है ये हमारा परावर्तन कोण है। तो अब नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है, द्वितीय नियम, कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ के। कोण ए बी सी बराबर किसके? कोण सी बी एफ के। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो बेटा यहाँ परावर्तन का नियम हो गया, परावर्तन से स्टार्ट हो गया। अब अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो जो ए बी सी है या बी सी एफ के भी बराबर होगा, क्योंकि बी हमारा जो है एक एकांत कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण किसके? बी सी एफ के। बी सी एफ के समीकरण नंबर 2 दे देंगे और इसका नाम हो जाएगा क्या? एकांतर कोण। क्या नाम हो जाएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण का अर्थ क्या है? एकांतर कोण का अर्थ होता है जो दोनों कोण से बिलोंग करता हो। तो ए बी सी में भी कोण बी आया हुआ है और बी सी एफ में भी बी आया, इसीलिए बी को हम बोलते हैं एकांतर कोण। जो एकांतर कोण का बी बिंदु है वह पी के नियर अबाउट है। तो एक नियम होता है, एक नियम क्या कहता है? चूंकि त्रिभुज के समान कोण, त्रिभुज के समान कोण समान बराबर होते हैं। त्रिभुज के समान कोण की भुजाएं या भुजा समान होती हैं, समान होती हैं। त्रिभुज के समान कोण की भुजा समान होती हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज के सभी भुज आपस में कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो इस चीज को हम लिखते हुए यहाँ बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो बी एफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ सी के बराबर हो जाएगा। जो बी एफ होगा वह आपके एफ सी के बराबर हो जाएगा। और इसी के दौरान जब बी बिंदु पी के बाद आ जाएगी, जब बी यदि छोटा बिंदु बी है वो पी के लगभग बराबर आएगी, क्योंकि बी जो है दर्पण का द्वारक का पी बिंदु का निर्देशांक है। तो बी जब पी के पास आएगा तो बी नियर अबाउट इक्वल टू पी हो जाएगा। तो जब बी पी के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जो क्या होगा कि यहाँ पर बी और एफ के जब बी और पी के नियर बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी एफ की दूरी होगी अब वही दूरी पी एफ के बराबर हो जाएगी। बात समझ आ गई सबको? लगता है जो है सब समझ गए होंगे। हमको उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जब हमारा बी बिंदु पी के पास आ जाएगा तो यही चीज बेटा रेखा जो बी एफ की होगी वही पी एफ के बराबर हो जाएगी। किसके अनुसार से? त्रिभुज के समान कोण की भुजा समान होगी। तो समान कोणता के अनुसार से ये भुजा इसके मतलब समान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य हो गया कि अब जो बी एफ है जब पी एफ के बराबर हो जाएगा तो भाई वो पी से लेकर सी की दूरी लेनी है। हमारा दूरी यहाँ से लेकर यहाँ क्या होगा? आर होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव की भी दूरी आर कहलाती है। और यहाँ से दूरी क्या होगी? एफ होगी। फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे पीसी। किसी बात करेंगे? पीसी। पीसी का मतलब कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या होगी? पी एफ प्लस एफ सी। क्यों? अभी तो बता दे रहे हैं आपको, पी एफ प्लस एफ सी। ऐसा कैसे प्रोसेस में हुआ? तो देखिए जब हम औसत की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं,
तो औसत का मतलब होता है कुल दूरी। तो जब कुल दूरी बात करेंगे P से लेकर C तक, इसके बीच में एक बिंदु और है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक से मतलब चलता है यहाँ से 2 किलोमीटर, फिर चलता है 2 किलोमीटर, कुल कितना चला 4। तो ऐसे यहाँ भी ऐड होगा P से लेकर F, फिर F से लेकर C। तो पहला व्यक्ति P से चला था F तक, फिर F चला था C तक, कुल कितना चला PF प्लस FC, इसलिए हो गया PF प्लस FC। और जब हमको बीच का मान लेना होता है तो कुल में से बीच वाला मान घटा देते हैं। तो यहाँ पर कुल मान लेना है। तो अगर हम आपसे पूछें क्या हमको यहाँ पर FC का मान पता है, क्या हमको FC का मान पता है, तो आप कहेंगे सर नहीं पता है। जो हमको FC का मान नहीं पता है, फिर हमको PF और PC का मान पता है। तो जो FC का मान है वो हमको PF बनाना पड़ेगा। तो PF कहाँ से बनेगा, सिस्टम से। अब क्या बोल रहा था, BF जो है PF के बराबर था, वही BF FC के बराबर है। तो FC के स्थान पे BF रख सकते हैं और BF के स्थान पे PF रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चूंकि जो PF होगा वह FC के बराबर हो जाएगा। किसके नियम से, इसके नियम देख लीजिए। अगर हम BF के स्थान पे A वाला मान रखें लाकर यहाँ पे, तो PF भी FC के बराबर हो जाएगा। बस में आगे क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए, अब बात क्या करते हैं, PC के वैल्यू लिख लेते हैं, PF के स्थान में PF लिख लेते हैं और FC के स्थान पे आप फिर लिखेंगे PF। अब आप सोचेंगे सर हम क्यों FC के स्थान PF लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैं आपको समझा दिया हूं, क्योंकि हमको F और C का मान पता नहीं है और हमारा नियम क्या लाना है, त्रिज्या लानी है और क्या लानी है, फोकस दूरी लानी है। इसको देखते हुए हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो PF कितने PF, तो कहेंगे सर आपके 2 PF हो जाएंगे। बात यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या रख देंगे हम, अब यहाँ पे थोड़ा हम क्या करते हैं, PC के मान को रख देते हैं। तो PC का मान कितना है, तो PC का मान कहेंगे सर स्मॉल r है, और स्मॉल r कैसा चिन्ह के साथ रखेंगे, -r है। और PF का मान कितना है, आपको समझाया गया, बताया गया था पीछे बातों में, वीडियो में बताए थे कि जब हम दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे सभी मान ऋणात्मक में होते हैं, इसीलिए सबका मान माइनस लिया जा रहा है। तो P से जब F की बात करेंगे तो F है यहाँ पर चिन्ह भी हो जाएगा -2F। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा रेशियो बनकर तैयार हो गया R बराबर 2F के। और जब R बराबर 2F के तो F बराबर किसके हो जाएगा, तो यही F के बेटा जो गुणांक 2 है यहाँ भाग हो जाएगा, तो जो कितना बेटा R/2 के। और हमारा A हो गया दर्पण के द्वारा F और R में संबंध। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप अगर इस सवाल को ऐसा समझें या डेरिवेशन को समझे होंगे तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और कैसा पूछा जाता है मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। कहता है क्वेश्चन में अवतल, क्वेश्चन हो गया नंबर एक समझा दे रहा हूँ इसी का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी